हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। हमने मानव पोषण पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे मानव रोग। मानव रोग यानी कि जब मानव का शरीर बीमार होता है तो उसे मानव रोग नाम से जाना जाता है। मानव रोग यानी सामान्य क्रियाकलाप यदि नहीं कर पाता व्यक्ति का शरीर तो उसे हम रोग की संज्ञा देते हैं। मानव रोग दो प्रकार के होते हैं। एक उपार्जित रोग होता है, दूसरे होते हैं जन्मजात रोग। जन्मजात रोग का मतलब होता है कि ये जन्म से ही प्राप्त होते हैं और ये जन्म भर रहते हैं, इनका कोई इलाज नहीं होता। इन्हें आनुवांशिक रोग के नाम से भी जाना जाता है, जैसे वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, और इन्हें हम अलग से पढ़ेंगे। और अभी आज हम पढ़ेंगे उपार्जित रोगों में। उपार्जित रोग में दो प्रकार के होते हैं। उपार्जित का मतलब होता है कि ऐसे रोग जो मानव अपने जीवन में प्राप्त करता है या ग्रहण करता है, कहीं से भी उसको प्राप्त होते हैं, उसे ही उपार्जित रोग कहा जाता है। इनमें पहला आता है संक्रामक रोग और दूसरा आता है असंक्रामक रोग। संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो फैलते हैं, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या किसी भी प्रकार से फैलाव होता है उनको। ये विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणुओं से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, इन सभी रोगों को संक्रामक रोग कहा जाता है, यानी कि जो संचारी रोग भी कहा जाता है, जो फैलते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, एक व्यक्ति के हो जाने के बाद दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। इसके बाद है असंक्रामक रोग। असंक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो रोग सिर्फ जिस व्यक्ति को होते हैं उसी को ही रहते हैं, वो उसके साथ खाने पीने या उससे मिलने से कोई भी उनमें परिवर्तन नहीं होता, यानी दूसरा सामान्य जो व्यक्ति है वो रोगी नहीं हो पाता। इसके प्रमुख उदाहरण जैसे हृदय रोग है, जिसे हार्ट का डिजीज बोलते हैं, कैंसर है, हीनता जन्य रोग। हीनता जन्य रोग का मतलब होता है जो हमने पोषण में पढ़ा है, विटामिन से जितने भी होने वाले रोग, जैसे बेरी बेरी रोग है, एनीमिया रोग है, रिकेट्स है, रतौंधी है, ये सभी रोग जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, असंक्रामक रोग के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जिसको एनीमिया हो जाएगा सिर्फ उसी को रहेगा, किसी और दूसरे को नहीं होगा। चलिए अब इसके बाद हम संक्रामक रोगों की ही सीरीज में पढ़ेंगे, विषाणु, जीवाणु और कवक आदि से होने वाले रोगों के विषय में। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग या उत्पन्न होने वाले रोग। वायरस वायरस जो होता है, विषाणु जो होता है, वह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है और यह बहुत ही खतरनाक होता है। जैसे कि आप लोग इस समय देख रहे हैं कि इस समय जो रोग फैला हुआ है वो है कोरोना यानी कोविड रोग। और जो कोविड रोग है वो किससे फैला हुआ है, वह विषाणु यानी कि वायरस से ही उत्पन्न हुआ रोग है। तो इसमें विषाणु से उत्पन्न होने वाले रोगों में सबसे पहला हम पढ़ते हैं स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स, जिसे बड़ी माता और छोटी माता ही बोलते हैं। इसमें हम सबसे पढ़ेंगे रोग का ये नाम है और ये किस कारण होता है, यानी किस वायरस से होता है, और ये यानी फैलता कैसे है और कितने दिनों तक, यानी कितने दिनों के बाद इसका पता चलता है। स्मॉल पॉक्स यानी कि जो इसमें है स्मॉल पॉक्स छोटी माता, ये वेरियोला वायरस, और ये भी चिकन पॉक्स जिसे बड़ी माता बोला जाता है, ये भी वेरियोला वायरस से होता है। ये सीधा संपर्क के द्वारा, यानी कि जिस जो व्यक्ति संक्रमित है उससे जो है उससे या उसके द्वारा संक्रमित वस्तुओं को छूने पर 12 से लेकर के और 15 दिनों तक इसका संक्रमण हो जाता है। इसमें सीधे संपर्क के द्वारा या संक्रमित वस्तुओं के द्वारा, ये भी दोनों कारण एक ही है। इसमें स्मॉल पॉक्स में बड़े बड़े चकत्ते पड़ते हैं, चिकन पॉक्स में छोटे छोटे चकत्ते पड़ते हैं। ठीक है। इसके बाद है जुकाम। जो सामान्य तौर पर जुकाम होता है, इन्फ्लुएंजा या सर्दी जुकाम होता है, वही है। इसमें जो सर्दी जुकाम है वो राइनो वायरस से होता है। राइनो वायरस से होता है।
ये सीधा संपर्क में और 2 से 5 दिनों तक रहता है और फिर व्यक्ति अपने आप ठीक हो जाता है। इसमें चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स की खासियत ये चीज़ है कि इसको यदि किसी व्यक्ति को एक बार हो गया तो फिर जीवन में दोबारा नहीं हो पाता, क्योंकि इसका एंटीबॉडी अपने आप शरीर के अंदर बन जाता है। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा आर्थोमिजे वायरस से होता है। ये संपर्क यानी सीधा संपर्क के द्वारा व्यक्ति के श्वास द्वारा छोड़ी गई हवा के द्वारा 1 से 2 दिन में ये फैलता है। और इसके बाद है रूवियोला। ये पैरामिक्सो वायरस से होता है और ये सीधे संपर्क के द्वारा या मुंह के निकले हुए द्रव के द्वारा या खांसी छींक द्वारा निकले द्रव द्वारा फैलता है। 2 से 3 दिन बाद इसमें श्वसन यानी सांस तेज तेज चलने लगती है। इसी तरह से ही कोविड का भी है, संपर्क से या मुंह से निकले द्रव से या खांसी छींक के द्वारा निकले द्रव के द्वारा क्या होता है, एक कोविड वायरस फैलता है। लेकिन इसका जो यानी कि समय है वो अलग अलग है। इसे कहते हैं मम्स वायरस से फैलता है सीधे संपर्क या नाक के स्राव के द्वारा या लार की उपस्थिति के द्वारा। वायरस लार ग्रंथि पर हमला करता है और ये 12 से लेकर के 21 दिन तक क्या होता है, इसमें स्रावित होता रहता है। इसके बाद आता है पोलियो। ये पोलियो वायरस के द्वारा होता है संपर्क के द्वारा, घरेलू मांस यानी कि मक्खियों के द्वारा, भोजन और पानी द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पोलियो वायरस किसके द्वारा फैलता है, तो पोलियो वायरस भोजन के द्वारा और पानी के द्वारा भी फैलता है, वायु के द्वारा भी फैलता है। रेबीज, जिसे कुत्ते काटने वाला बोलते हैं, पागल कुत्ते के काटने से ये होता है। इसे हाइड्रोफोबिया, हाइड्रो का मतलब है तो पानी, इसमें पानी से डर लगता है, ये रेबीज वायरस के द्वारा होता है। और ये 2 सप्ताह से लेकर 16 सप्ताह या अधिक में ये पैनी दिखाई पड़ता है अपना। इसके बाद है एड्स यानी AIDS। एड्स जो है ये HTLV यानी HIV इस यानी कि वायरस के द्वारा होता है। ये ज़्यादातर असुरक्षित यौन संपर्क के द्वारा या जो व्यक्ति इससे प्रभावित है उसके द्वारा खून यदि लिया जाता है तो, या वेश्यावृत्ति में या नशे द्वारा ली जाने वाली सामूहिक सुई के द्वारा ये फैलता है। इसके बाद आता है टाइफस। जो टाइफस है वो रिक्टेशिया प्रोवाइजेकी के द्वारा फैलता है, यानी कि ये इसका वायरस है। ये जूं के द्वारा, कुपोषण और अस्वच्छता द्वारा यानी साफ सफाई न होने पर ये वायरस फैल जाता है। और है सिफिलिस, ये ट्रेपोनेमा पैलेडियम वायरस के द्वारा फैलता है। ये सीधा संपर्क और लैंगिक सहवास, ये मुख्य रूप से क्या चीज़ है, लैंगिक सहवास से फैलने वाला ये रोग होता है और लैंगिक जनांगों में भी ही होता है ये। चलिए स्टूडेंट, अब हमको पढ़ना है बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से उत्पन्न होने वाले रोग। इसमें वही है रोग का नाम, उसके बाद प्रकार यानी कि किसके कारण फैलता है, और फैलाव और संक्रमण का काल। डिप्थीरिया है, इनमें डिप्थीरिया ये बुखार होता है, ये कोर्नोबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसके द्वारा फैलता है। और सीधा संपर्क या जूठा भोजन, जो व्यक्ति संक्रमित है इसका जो असर है वो 1 से 7 दिन के बाद दिखाई पड़ता है। इसके बाद आता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, ध्यान रखिएगा, न्यूमोनिया बैक्टीरिया से होने वाला, जीवाणु से होने वाला रोग है, ना कि वायरस से होने वाला रोग है। ये डिप्लोकापस न्यूमोनी नामक जीवाणु से होता है। श्वसन नली और फेफड़े में संक्रमण होता है इसमें, ठीक है। इसका संक्रमण काल पता नहीं है कि कितने समय के बाद होता है, बहुत जल्दी भी हो सकता है, लेट भी हो सकता है। इसके बाद है क्षय रोग। क्षय रोग को टीबी बोलते हैं, ट्यूबरोकुलोसिस, इसका नाम ही है, ट्यूबरोकुलोसिस वायरस के द्वारा फैलता है ये। और ये सीधे संपर्क या जूठा भोजन खाने के द्वारा, यानी कि जिस व्यक्ति को टीबी है उसके जूठा पानी या जूठा खाना खाने के द्वारा फैलता है। और इसके लिए भी इस यानी संक्रमण का काल पता नहीं है कि कितने समय तक लगता है, कभी कभार बहुत जल्दी होता है, कभी कभार नहीं भी होता, कभी कभार बहुत ज़्यादा समय ले लेता है।
इसके बाद आता है प्लेग। प्लेग पस्टियोला प्रेस्टिस नामक से जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग चूहे से आदमियों में फैलता है, यानी कि ये चूहे इसके क्या होते हैं, इसके पेस्टियोला प्रेस्टिस के वाहक होते हैं। जब चूहे मर जाते हैं तो उससे ये जो पिस्सू, यानी पिस्सू से चूहों में आता है, फिर चूहों से चूहे चूंकि इंसानों के संपर्क में होते हैं तो उसमें जो है यानी कि फैल जाता है। इसमें प्लेग में तेज बुखार आ जाता है, ठीक है, उल्टी आती है, प्यास लगती है और त्वचा में काले काले धब्बे बन जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है टिटनेस। टिटनेस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। इसमें ज़्यादातर मिट्टी में रहने वाले ये जो जीवाणु होते हैं, ये घाव या कटे हुए स्थान में किसी भी प्रकार से प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है। 2 से 40 दिनों तक में इनके फैलने का संभावना होती है। इसलिए टिटनेस का जो टीका होता है, यानी टिटनेस का इंजेक्शन है, वो 24 घंटे के अंदर ले लेना चाहिए, जिससे कि इसका फैलाव कम हो जाए। इसके बाद है टाइफाइड। टाइफाइड सैल्मोना टाइफी से फैलता है। ये जो टाइफाइड है भोजन के द्वारा, मल के द्वारा, पानी या वाहक द्वारा फैलता है। टाइफाइड अमूमन इसे आंतों का बुखार भी कहा जाता है। इसके बाद आता है कॉलरा। कॉलरा जैसे आप लोग जानते हैं हैजा को कहा जाता है, विब्रियो कॉलरी के द्वारा, ठीक है। ये पानी के द्वारा, भोजन के द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा ये फैलता है, ठीक है। इसका मुख्य जो कारण है वो घरेलू मक्खी है और ये बहुत तीव्रता के साथ फैलने वाला संचारी रोग है। इसके बाद आता है कुकुर खांसी। न्यूमोफिलियस पर्ट्यूरिस नामक जीवाणु से होता है। ये छींक या खांसी के समय निकले द्रव के द्वारा फैलता है। 7 से 14 दिनों में इसका संक्रमण दूसरे व्यक्ति में, यानी स्वस्थ व्यक्ति में हो जाता है। इसके बाद आता है कुष्ठ रोग। ये त्वचा रोग होता है, ठीक है। ये माइक्रोबैक्टीरिया लेप्रेसी, ये लेप्री, इसे लेप्रेसी भी कहा जाता है, इसलिए लेप्री, इससे आप क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं, लंबे समय तक रोगी के साथ में रहने पर इसमें हाथ पैर की जो उंगलियां होती हैं वो सड़ सड़ करके नीचे गिर जाती हैं और इसमें काफ़ी समस्या आ जाती है और ये यानी मस्तिष्क को और त्वचा को प्रभावित करता है। इस बात है गोनोरिया। ये नाइसेरिया गोनेरिया नामक बैक्टीरिया से होता है और ये मुख्य रूप से लैंगिक जनांगों पर होता है, यानी कि लैंगिक सहवास के द्वारा क्या होता है, फैलता है। लैंगिक जो अंग होते हैं उनके ऊपर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, फूट जाते हैं और फिर वो पक जाते हैं, उनमें समवाद आने लगती है। ये 2 से 5 दिनों तक ये यानी इसका संक्रमण काल होता है। 2 से 5 दिनों में किसी भी व्यक्ति में संक्रमण ये फैल जाता है। इसके बाद है पेचिस, जैसे कि आप लोग जानते हैं वैसिलस डिसेंट्री। डिसेंट्री पेचिस को ही कहा जाता है, तो वैसिलस डिसेंट्री के द्वारा फैलता है। ये दूषित जल से या दूषित भोजन के द्वारा फैलता है। चलिए अब हम पढ़ते हैं प्रोटोजोआ द्वारा उत्पन्न होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से उत्पन्न होने वाले रोग, आश्चर्य होगा आप लोगों को कि ये जो मलेरिया होता है वो प्रोटोजोआ द्वारा होने वाला या फैलने वाला रोग होता है। ये प्लाज्मोडियम वाइसेक्स के द्वारा फैलता है। ये मनुष्य में यानी कि मानव में जब मादा एनफ्लीज मच्छर काटती है तो वहां से फैलता है। जो मादा एनफ्लीज मच्छर है वो क्या चीज़ है, इसकी वाहक होती है। तो यहाँ पर जो यानी कि इसीलिए मलेरिया रोग से बचाव के लिए क्या चीज होता है कि मच्छरों को यदि समाप्त कर दिया जाए, मार दिया जाए, तो उसके बाद मलेरिया रोग के फैलने की संभावना कम हो जाती है। चलिए इसके बाद आता है अमीबियस पेचिस, ठीक है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा ये फैलता है। ये पानी यानी कि पीने के पानी में कच्ची सब्जी जिसे अच्छी तरीके से धुला ना गया हो उसमें अमीबा का ईस्ट होता है। मनुष्य की बड़ी आंत इससे क्या होती है, प्रभावित होती है, जिससे लगातार क्या चीज होता है, इसमें अमीबा उत्पन्न हो जाता है और लगातार पानी लैट्रिन के रूप में
व्यक्ति के उसमें से निकलता है, धीरे धीरे उसमें क्या हो जाती है, आंतों से जब पानी कम हो जाता है तो खून निकलने लगता है। फिर आ जाता है काला जार, लेशमेनिया के द्वारा ये यानी फैलता है। इसे सैंड फ्लाई, सैंड का मतलब होता है बालू, यानी रेत की जो मक्खी होती है उसके काटने से काला जार होता है। ठीक है। और इसमें जो पिगमेंट्स के जमा होने से त्वचा का रंग क्या होता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कुछ असंक्रामक रोग जिन्हें हीनता जन्य रोग के अंतर्गत आता है, यानी खनिज पदार्थ जिनकी कमी से होने वाले क्या चीजें हैं, रोग होते हैं। जैसे कैल्शियम है, ये दूध और दूध उत्पादों में पाया जाता है, पत्ते वाली सब्जियों में पाया जाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ठीक है, हड्डियों की मजबूती के लिए कैल्शियम आवश्यक होता है। इस बार लोहा, यकृत, मांस, अंडा और हरी सब्जी में पाया जाता है। मैंने बताया था पिछले उसमें वीडियो में कि लोहे की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है आयोडीन, ये मछली में, शैवाल में, आयोडीन युक्त नमक में, और आयोडीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है किसमें, आप लोगों को मालूम है, जो समुद्री जो उत्पाद होते हैं वहां पर पाया जाता है। इसकी कमी से घेघा और क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। इसके बाद है फास्फोरस, अनाज में, दालों में, दूध में पाया जाता है। हड्डियों एवं दांतों का कमजोर होना, यानी कि कैल्शियम और फास्फोरस ये दोनों हड्डी के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो फास्फोरस की कमी से हड्डी और दांत दोनों क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। इसके बाद आता है मैग्नीशियम, अनाजों में, पत्तेदार वाली सब्जियों में पाया जाता है। ये पाचन को सुगम बनाता है, यानी कि ये जो है पाचन को, जो शरीर में पाचन होता है, उपापचय क्रिया होती है, उसे ये अच्छी तरीके से संपादित होने में मदद करता है। यदि कमी हुई तो पाचन अच्छी तरीके से नहीं हो पाता है। चलिए, इसके बाद है इसके बाद आता है क्लोरीन। क्लोरीन साधारण नमक, यानी कि साधारण नमक तो होता ही है, सोडियम क्लोराइड, NaCl, केला, सब्जी आदि में पाया जाता है। इससे जो ऊतक का निर्माण होता है तो ऊतकों का निर्जलीकरण हो जाता है, यानी उसमें इसकी कमी से ऊतकों से पानी ज्यादा मात्रा में बाहर निकल जाता है। इसके बाद आता है सोडियम और पोटेशियम, ये फल, केला और सब्जियों में पाया जाता है। इसमें ये भी निर्जलीकरण